हाय एवरीवन। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। स्लाइड शो में एक बार ऑन कर देता हूँ। जो हमने अपनी पिछली वीडियो थी वो यहाँ पे आके ख़त्म करी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ख़त्म करी थी रोबोट कोच के ऊपर। हम आगे मैंने बोला था कि अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी थी। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। और एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो हमारी जो वीडियो है ये होने वाली है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ, एक मिनट यार, सॉरी। तो कैप पे डाल लेता हूँ यार, ठंड हो रखी है। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ये वीडियो पार्ट 2। चलिए डिस्कस करते हैं रोबोट कोच। अब वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पहली वीडियो में डिस्कस करी थी कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, और थोड़ा बहुत बताया था कि इस चैनल पर आपको केवल और केवल पढ़ाई नहीं मिलेगी, इस चैनल पर आपको बहुत सारी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। तो वो सारी आप ये वाली वीडियो देख लेना, अगर अच्छी लगे तो ये वाली भी पार्ट 1, क्योंकि तभी से आपको फिर इंटरेस्ट बढ़ना ज़रूर होगा इस वीडियो में। तो पार्ट 2 पे सीधा हम अभी चल के बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। माई सेल्फ चेतन एंड आई हैव डन माई BSc MLT फ्रॉम PGI चंडीगढ़ एंड दिस इज़ द यूट्यूब चैनल जिसको अभी आप देख रहे हो। आई एम द फाउंडर ऑफ लैबटोनिक। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का ये लेक्चर चलिए अपनी शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लुईस पास्चर साहब के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, एडवर्ड जेंडर साहब के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट कोच साहब के बारे में। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। एंटोन वैन लेeuwenhoek का क्या कंट्रीब्यूशन था माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, एडवर्ड जेंडर साहब का क्या था, लुईस पास्चर साहब का क्या था। उसके बाद हम यहाँ पे आके तो बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया, मतलब एक तो MTV की डिस्कवरी करी थी और बैक्टीरिया पे इनका मेनली काम था। ठीक है, ये हमारे कोच साहब हैं रॉबर्ट कोच, और इन्होंने कोच पोस्टुलेट भी दिए थे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रॉबर्ट कोच इंट्रोड्यूस द सॉलिड मीडिया। मैंने बताया था जो लिक्विड मीडिया का कंसेप्ट था वो लुईस पास्चर साहब ने दिया था, और सॉलिड मीडिया का जो कंसेप्ट है वो हमारे कोच साहब ने दिया है। कल्चर द, जो अगार हम यूज़ करते हैं, उससे पहले क्या होता था, जो जेलेटिन यूज़ होता था। ठीक है, जेलेटिन भी फिर बाद में मेल्ट हो जाता है, उसके बाद फिर अगार आया था काम में। तो हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन, जो आपकी हैंगिंग ड्रॉप किसके लिए की जाती है, विब्रियो के लिए की जाती है ना। तो हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन भी इन्होंने ही बताया था। टेस्टिंग द मोटिलिटी के लिए हैंगिंग ड्रॉप बनाते हो ना ऐसे स्लाइड में, उसके बाद ऐसे फिर वो ऐसे विब्रियो की जो हमें मोटिलिटी दिखती है, ठीक है, शूटिंग स्टार जैसी। उसके बाद है इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब बैक्टीरिया को आप जो सब कल्चर ये करते हो ना, जैसे कोई मान लो मिक्स ग्रोथ पड़ी और वहाँ से उठा के आप पहले प्राइमरी बनाते हो, फिर स्ट्राइल करते हो, फिर ऐसे सेकेंडरी बनाते हो, स्ट्रीकिंग जिसको बोलते हैं, फिर टर्सरी ऐसे, फिर यहाँ पर क्वार्टरनियर और ऐसे। तो ये जो मेथड दिया था इसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। ये दिया था हमारे कोच साहब ने दिया था, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, सॉलिड मीडिया का, जैसे मैंने बताया, ये पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद इन्होंने स्टेनिंग भी दी थी, एनिलीन डाइज से स्टेन करके। ये इन्होंने स्टेनिंग मेथड भी दिए थे, इंट्रोड्यूस द स्टेनिंग टेक्निक बाय यूजिंग द एनिलीन डाइज। उसके बाद इन्होंने कौन कौन से बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवर किए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने एक तो एंथ्रेक्स बेसिलाई को डिस्कवर किया, एक ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया और कोलरा बेसिलाई को इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, MTV को, बेसिलस एंथ्रेक्स को और विब्रियो कोलरे को। तो इसके बाद इन्होंने कोच पोस्टुलेट भी दिए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है कोच पोस्टुलेट से। तो कोच पोस्टुलेट क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कोच पोस्टुलेट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको ये सारी की सारी कंडीशन है वो फुल होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कोच पोस्टुलेट कोच ने ये बताया था। ठीक है, तो कोच पोस्टुलेट्स में यही सारी चीज़ें बताई गई है। पहला पॉइंट है इसमें, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ द डिजीज। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर रहा है वो लीजन प्रोड्यूस करे, ऐसा मतलब इस पॉइंट को मैं ऐसा समझाया गया है, कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड। उसके बाद क्या बोला है
इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिजीज। मान लो किसी को डिजीज है, उसमें कोई लीजन बना हुआ है, उसको जब हम लैब में टेस्ट करेंगे, उसको हम जब प्योर कल्चर करेंगे तो उसको पॉसिबल होना चाहिए कि उसको हम आइसोलेट कर पाए, ठीक है। इस पॉइंट से जो वायलेशन होता है, जो इस पॉइंट का, वो किसका होता है, वो होता है जो वायरस हो गया, क्योंकि वायरस को तो हम लैब में ऐसे ग्रो कर नहीं सकते, ठीक है। जो आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया है, तो वायरस कोच पोस्टलेट को फॉलो नहीं करता, इसे मैं बताऊँगा एक्सेप्शन ऑफ कोच पोस्टलेट। तो इसका मतलब ये है कि जो लीजन है, लीजन से हम उसको रिकवर कर पाए ऑर्गेनिज्म का प्योर डिजीज में, प्योर कल्चर में, सॉरी, ठीक है। उसके बाद दिस सेम डिजीज मस्ट बी रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड। अब जब इससे यहाँ पर मान लो ग्रोथ आ गई, ठीक है, अब यही अगर हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल में जब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, हालांकि अब तो ये होता नहीं है, ठीक है, जैसे ही हम माउस में या किसी में एक्सपेरिमेंटल एनिमल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें जैसा यहाँ पर डिजीज प्रोड्यूस हुआ था ना, सेम ऐसा ही डिजीज यहाँ पर प्रोड्यूस होना चाहिए। द सेम डिजीज मस्ट बी रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रोबी न्यूक्लिएटेड सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल, ठीक है। तो सेम यहीं पर जो अब एक्सपेरिमेंटल एनिमल को लीजन प्रोड्यूस होगा, तो वो सेम ऑर्गेनिज्म प्योर कल्चर में हमें मिलना चाहिए। तो जो इनको फॉलो करता है वही, मतलब कोच पोस्टलेट को फॉलो करता है और डिजीज कोजिंग माइक्रो, ठीक है। तो उसको ये सारे फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट और ऐड किया गया था। फिफ्थ पॉइंट क्या था? फिफ्थ क्राइटेरिया ये था कि फिफ्थ क्राइटेरिया वाज इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंटली विच स्टेट दैट द एंटीबॉडी टू द क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेबल इन द पेशेंट सीरम। तो पेशेंट सीरम होता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके खिलाफ उसमें एंटीबॉडीज़ भी बननी चाहिए, ठीक है, एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो ये फिफ्थ पॉइंट बाद में ऐड किया गया था। उसके बाद ये तो थे 4-5 जो कोच पोस्टुलेट है वो, ठीक है, कोच पोस्टुलेट के ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, एक्सेप्शन टू द कोच पोस्टुलेट। कोच पोस्टुलेट्स के एक्सेप्शन क्या है? एक तो जैसे माइकोबैक्टीरियम जो लैप्राई है, ठीक है, और ट्रैपोनेमा पैलिडम है, इनको हम इन विट्रो ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि इन विट्रो हम इनको कल्चर मीडियम पे, अगार पे हम इनको ग्रो नहीं कर सकते। सो दे शुड बी मेंटेन्ड इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एनिमल में ही हम इनको इंट्रोड्यूस करके फिर उनका पॉसिबली जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो हम करते हैं, ठीक है। जैसे इसको माइकोबैक्टीरियम लेप्रा को इंट्रोड्यूस करते हैं आर्मीडेलो में। आर्मीडेलो एक एनिमल होता है, आर्मीडेलो, उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रा को। उसका निजेरिया गोनोरी भी कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि निजेरिया गोनोरी का कोई एनिमल मॉडल प्रेजेंट नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, ये जो ग्रो कर जाता है, ये आपका इन विट्रो ये ग्रो कर जाता है, लेकिन इसका कोई भी लेबोरेटरी एनिमल इसका नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है, नाइजीरिया गोनोरी लेबोरेटरी में ग्रो कर देती, कैन बी ग्रो इन विट्रो, क्योंकि अगार आपने पता होगा नाइजीरिया के लिए कौन सा मीडिया यूज होता है, अगार, ठीक है। अगला है वो है पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन मतलब कि अब जैसे इसमें तो क्या था, इस पोस्टुलेट में क्या था कि केवल एक डिजीज प्रोड्यूस हो, लीजन ऑफ द डिजीज, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कोई भी अगर पेशेंट होता है, ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ एक ही डिजीज होगा, ठीक है। जैसे सम डिजीज लाइक आपका डेंटल कैरी हो गया, ठीक है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो गया। इसमें तो क्या होता है, मल्टीपल माइक्रोब्स का क्या होता है, डेंटल कैरी हो गया, मल्टीपल माइक्रोब्स का इसमें मल्टीपल माइक्रोब्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर हम सिंगल प्योर कल्चर उसको मतलब प्योर कल्चर में प्राप्त करना वो इनसफिशिएंट हो जाता है, तो मेकिंग ए सिंगल कल्चर इनसफिशिएंट, ठीक है। तो यही इस पॉइंट में बताया, उनके ऊपर भी कोच पोस्टुलेट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद वायरल का जैसे मैंने बताया था, वायरल और प्राइन डिजीज, जैसे कि वायरल और प्राइना वो की बैक्टीरिया फोकस्ड पोस्टुलेट में ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई फिर हमें आगे फिर मोलिकुलर कोच पोस्टुलेट की तरफ हमें जाना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी लिमिटेशन थी कोच पोस्टुलेट की, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो उसके बाद आते हैं मोलिकुलर कोच पोस्टुलेट। अब यहाँ से शुरू होता है आपका एडवांस लेवल का, क्योंकि कोच पोस्टुलेट तो सबको पता होता है, जिसको मोलिकुलर कोच पोस्टुलेट पता होता है भाई, वो थोड़ा है एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। जैसे मोलिकुलर कोच पोस्टुलेट क्या होता है, मोलिकुलर कोच पोस्टुलेट दिए किसने थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मोलिकुलर जो कोच पोस्टुलेट होते थे, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टैनले फैल्कोन ने ये दिए थे। ये एक्चुअली में मॉडिफिकेशन था, जो ओरिजिनल जो कोच पोस्टुलेट था उनका मॉडिफिकेशन था। और ये बस ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोलिकुलर कोच पोस्टुलेट अगर आप
हाई लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो माइक्रोबायोलॉजी का, तो आपसे ये पूछ लेगा कि जो मॉलिकुलर जो कोच पोस्टुलेट है वो किसने दिए थे, तो आपको याद रखना स्टैनली फैल फाल्को ने दिए थे 1988 में। क्या थे? ही स्टेटेड दैट जीन कोडिंग फॉर वीरुलेंस, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी एक वीरुलेंस पावर होती है, तो उस वीरुलेंस पावर में कोई ना कोई जीन, आपको पता है डीएनए में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ भी एक्सप्रेस होना होता है करेक्टर, तो he stated that the gene coding for virulence of a pathogenic microorganism that contribute to the disease should satisfy all the criteria of Koch postulate rather than the microorganism itself। ठीक है, मतलब कि जो जीन जो कोड कर रहा है विरुलेंस के लिए, तो वो जीन शुड सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ ऑल द क्राइटेरिया ऑफ कोच पोस्टुलेट रेदर देन द माइक्रोऑर्गेनिज्म इट्सेल्फ। माइक्रोऑर्गेनिज्म तो फॉलो करना चाहिए कोच को, लेकिन जो जीन एनकोड कर रहा है पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको भी, वो भी मतलब कोच पोस्टुलेट फॉलो करने चाहिए उनको। ठीक है, मतलब यही था। बाकी यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, थोड़े थोड़े ये बोर्ड से भी इसको क्लियर हो जाएगा। The virulence trait under study should be associated much more with pathogenic strain of the species than with non-pathogenic strain। ठीक है, उसके बाद जब जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है, जब जीन इनएक्टिवेट हो गया तो सस्पेक्टेड जो विरुलेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, स्पेसिफिक। उसके बाद क्या होगा? पैथोजेनिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जब वो जीन जो आपका जीन है, मान लो कोई, ठीक है, मान लो कोई जीन है और उसको रिप्लेस कर दिया म्यूटेटेड जीन को, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? फुली से जो पैथोजेनिसिटी है वो रिस्टोर हो जाएगी। मान लो कोई जीन है यार, किसी चीज़ के लिए कोई जीन है, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, वो जीन म्यूटेट हो गया तो क्या होगा? वो हमें हार्मफुल मतलब वो हमें हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा हमारे ऊपर, और दोबारा से फिर वो क्या हुआ? वो जीन रिप्लेस कर दिया हमने म्यूटेटेड जीन, तो दोबारा से फिर वो पैथोजेनिसिटी उसकी रिस्टोर हो जाएगी ना। उसके बाद यह है अगला पॉइंट है, द जीन शुड बी एक्सप्रेस एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द इन्फेक्शन एंड डिजीज। ठीक है, एक्सप्रेस होना चाहिए जीन, शुड बी एक्सप्रेस एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। और अगला है एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स डायरेक्टेड अगेंस्ट द जीन प्रोडक्ट शुड प्रोटेक्ट द होस्ट। ठीक है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं तो वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, शुड प्रोटेक्ट द होस्ट, इसका मतलब ये कि द एंटीबॉडी शुड बी प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ये थे मॉलिक्यूलर के पोस्टुलेट। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा कि मॉलिक्यूलर पोस्टुलेट किसने दिए थे, तो आपको स्टैनली फैल को याद रखना है, बाकी ये थोड़ा रिसर्च वाला है। उसके बाद एक टर्म आपने पढ़ी होगी, कोच फिनोमेना। कोच फिनोमेना पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको बता देता हूँ। वो तो थे कोच पोस्टुलेट, ये है कोच फिनोमेनन। कोच फिनोमेनन क्या है कि रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व दैट द गिनी पिग ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद टीबी बैसिलस develop a hypersensitivity reaction when injected with TB bacilli और its protein। देखो इसमें क्या है कि गिनी पिग एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल एनिमल होता है, ठीक है, चूहे के जैसा ही होता है, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया कि जो गिनी पिग ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, मान लो टीबी के बैसिलस से ऑलरेडी वो उसका पहले इन्फेक्ट हो चुका है, ठीक है, जब दोबारा से टीबी का बैक्टीरिया आएगा तो उसमें क्या होगा? एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, यानी कि उसमें जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के जो लक्षण होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अब इससे इन्होंने क्या निकाला, क्या इन्फ्रेंस निकाला? देखो, कोच फिनोमेना इज़ द रैपिड लोकलाइज, बेसिकली यार जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था ना उसी के ऊपर इनका ये काम था, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट से अच्छा समझाया है। द कोच फिनोमेना इज रैपिड लोकलाइज इन्फ्लेमेटरी एंड नेक्रोटिक स्किन रिएक्शन, क्योंकि जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं, एलर्जीज को बोलते हैं, एलर्जी वो स्किन के ऊपर ही तो होती है। दैट अगर व्हेन ए पर्सन और एनिमल ऑलरेडी सेंसिटाइज टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज री एक्सपोज टू बैक्टीरिया टू द बैक्टीरिया और इट्स एंटीजन लाइक ट्यूबरकुलिन अपीयरिंग। देखो यार, जैसे वही मोन्टुक्स होता है, जैसे ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है? अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है पहले, या पेशेंट को पहले ही मतलब कैरियर होता है, तो क्या होगा? जब हम मोन्टुक्स करेंगे उसके अंदर जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है जो हम उसके अंदर उसकी आर्म में इंजेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा? ऐसे ऐसे वो बन जाएगी ना, लीजन प्रोड्यूस होगा ना। तो वही बताइए, देखो, लाइक ट्यूबरकुलिन अपीयर एज ए नोड्यूल, नोड्यूल प्रोड्यूस होगा दैट अल्सरेट एंड हील्स क्विकली, क्योंकि एंटीबॉडीज बन के अल्सर बनेगा लेकिन क्विकली हील भी हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। कंट्रास्टिंग विद द स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज
इन ए नॉन इम्यून इंडिविजुअल रिवीलिंग स्टेट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। अब जो नॉन इम्यून है, जिनको पहली बार इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें क्या होगा, लेट, मतलब कि नॉन इम्यून इंडिविजुअल है जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है, तो उनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो थोड़ी लेट तक चलेगी, मतलब ठीक है। और जिनमें एंटीबॉडी बनी होती है उसमें क्विकली हील कर जाएगी। डेमोन्स्ट्रेट, देखो इसका मेन पर्पज़ था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टू ट्यूबरकुलोसिस। आपको पता है ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस वेयर इम्यून सेल ओवर रिएक्ट टू द बैक्टीरियल प्रोडक्ट लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। जो इम्यून सेल है, ऑलरेडी इम्यून सेल है, जो पहले अगर हो चुका है इन्फेक्शन, तो ऑलरेडी फिर वो साइटोकाइन लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, वो पैथोजन, ये मतलब इन्होंने यार टीबी के ऊपर था, देखो कोच का काम किसके ऊपर था, टीबी के ऊपर था, तो इन्होंने टीबी से रिलेटेड फिर इन्होंने फिर आगे ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर इन्होंने फिर आगे ये समझाने की कोशिश करी थी। इसी को बोलते हैं कोच फिनोमेना, ठीक है। कोच फिनोमेना की डिस्कवरी रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी 1890 में। इनिशियली ऑब्जर्व इन गिनी पिग, सबसे पहले ये गिनी पिग में देखा गया, क्योंकि उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट कोच साहब का चल रहा था। वेयर री इन्फेक्शन क्यूज फास्ट हीलिंग अल्सर, ठीक है, फास्ट हीलिंग अल्सर वाइल प्राइमरी इन्फेक्शन लीड टू परसिस्टेंट वन। जैसे वही मैंने पिछली उसमें बताया था, अगर ऑलरेडी इम्यून है एनिमल, तो जो अब इन्फेक्शन होगा गिनी पिग, तो वो क्या होगा, हील हो जाएगा फास्टली, ठीक है। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म वही है कि ए टाइप 4 डिलेड टाइप जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट होती है, जो माइक्रोबैक्टीरियल एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है, जिस वजह से क्या होता है, फिर मैसिव साइटोकाइन रिलीज होता है, स्पेशली जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है। उसके बाद क्यूजिंग रैपिड सेल डेथ एंड नेक्रोसिस एट द इंजेक्शन राइट। यार टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एक तरह से मैकेनिज्म बताया है इसमें, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में वही टी लिम्फोसाइट होती है, जो बैक्टीरियल एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है, उसके बाद जैसे वो TNF रिलीज होता है, और उसके बाद फिर सेल डेथ, और उसके बाद नेक्रोसिस हो जाता है इंजेक्शन साइट में। अपीयरेंस का इन सेंसिटाइज, जो सेंसिटाइज इंडिविजुअल है, जो साइट होती है वो डार्क हो जाएगी, नोड्यूल बन जाएगा, उसके बाद अल्सर, ठीक है, और उसके बाद क्विकली क्या होगा, हील कर जाएगा, ठीक है। एक ही बात बार बार बोली जा रही है, अनलाइक द सीवियर प्रोग्रेसिव लीजन इन प्राइमरी इन्फेक्शन। पहली बार जब इन्फेक्शन होगा तब तो सीवियर रिएक्शन सीवियर होगी, ठीक है, और मतलब कि टाइम लगाएगी हील होने में। लेकिन जब दोबारा से इन्फेक्शन होगा तो ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज है वो बन चुकी होंगी, और ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो बन चुकी होंगी, तो फिर वो क्या होगा, सारा का सारा बाद में एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, फिर क्विकली मतलब हील हो जाएगा। इन सिग्निफिकेंस वही है कि इट एक्सप्लेन द लोकलाइज डैमेज इन टीबी लीजन शोइंग दैट द डिजीज सीवियरिटी इज नॉट जस्ट ए बैक्टीरियल लोड बट आल्सो द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। इसका सिग्निफिकेंस वही है, लोकलाइज डैमेज होता है टीबी में, डिजीज की सीवियरिटी, वही सारी चीज़ इसमें समझाई सिग्निफिकेंस में, ठीक है। क्लिनिकल रेलिवेंस इसका वही है, जो प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो स्किन टेस्ट होता है, और जो BCG वैक्सीनेशन होती है, उसमें भी प्रायर एक्सपोजर हुआ है या वैक्सीनेटेड है पर्सन, उसको देखने के लिए जो पता हुआ है इसमें स्किन रिएक्शन एंड ट्यूरिन, ठीक है। BCG वैक्सीनेशन अगर प्रायर एक्सपोजर हो गया होगा तो वो क्विकली हील कर जाएगा, अगर प्रायर एक्सपोजर नहीं होगा तो वो टाइम लगाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ देखने के लिए हम बोटॉक्स करते हैं। ओह, अब तो एंड हो गया स्लाइड्स का पता ही नहीं लगा यार, ठीक है। तो इसमें तो एक ही चीज़ डिस्कस कर पाया मैं, खैर कोई नहीं, चलिए, ठीक है, कितने तो मैं बात कर रहा था, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक लैबटॉनिक का ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अच्छी अच्छी पोस्ट में डालता रहता हूँ। बाकी अगर कोई क्वेरी हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो ये इंस्टा की ID हुई है, मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है, फॉलो मी।
इंस्टा की आईडी है, वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो, और फॉलो करके जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप अपनी पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अगर कंटेंट आपको थोड़ा अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो इसको शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।